आज हम पैरामीशियम में जनन के ऊपर बात करेंगे। पैरामीशियम में कई प्रकार से केंद्रिकी का पुनर्गठन होता है, जिसमें से प्रमुख जो है संयुग्मन या कंजुगेशन है। इसमें कुछ लोग कभी कभी इसे लैंगिक जनन भी कहते हैं। इसमें समान जाति के दो पैरामीशियम में माइक्रोन्यूक्लियाई पदार्थों के आंशिक विनिमय के लिए एक अस्थायी संलग्न होता है। दोनों पास पास आते हैं दो पैरामीशी और फिर उनमें एक अस्थायी संलग्न होता है। यहाँ संयुग्मन एक ही जाति के किंतु दो भिन्न भिन्न संगम प्रकार अर्थात मेटिंग टाइप के मध्य होता है। पैरामीशियम में संगम व्यवहार के आधार पर प्रत्येक जाति को कई उपजातियों व सहजातियां पाई जाती हैं। जैसे कि पैरामीशियम कॉर्डेटम में 16 सहजातियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रत्येक में दो संगम प्रकार पाए जाते हैं। पैरामीशियम में जो है संयुग्मन में निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। देखो अब डायग्राम के अंदर इसमें सर्वप्रथम एक ही सहजाति के दो भिन्न संगम प्रकार, जिन्हें प्री कंजुगेंट्स कहते हैं, अधर तल से संपर्क में आते हैं और अपनी मुख खांचों ओरल ग्रूव द्वारा जुड़ जाते हैं और दोनों के मध्य प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है अर्थात जीव द्रव्य सेतु बन जाता है और इन्हें कंजुगेंट्स कहते हैं। देखो पहले डायग्राम में टू पैरामीशियम फ्यूज एज ए कंजुगेंट्स। फिर क्या होता है, प्रत्येक कंजुगेंट जो है का कायिक गुरु केंद्रक दो भिन्न संगम प्रकार, जिन्हें प्री कंजुगेंट्स कहते हैं, छोटे छोटे गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर नष्ट होने लगता है और तथा प्रत्येक संयुग्मक का लघु केंद्रक दो बार विभाजन में जाता है और इनमें प्रथम विभाजन जो होता है उससे अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित संतति लघु केंद्रक बनते हैं। सेकंड डायग्राम में देखो मेगा न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे या मैक्रो न्यूक्लियस भी बोलते हैं, वो विखंडित होना शुरू कर दिया है, स्टार डिजेनरेशन, और माइक्रो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है सेकंड और थर्ड में। नेक्स्ट जब हम और देखें तो 4 नए बने लघु केंद्रकों में से 3 नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक संयुग्मक में बचा हुआ एक लघु केंद्रक असमान रूप से 2 केंद्रकों में विभाजित होता है। इनमें से गैमीट न्यूक्लियाई या प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। इनमें छोटा माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियाई होता है और बड़ा जो है वो स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियाई कहते हैं। छोटे को क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी को प्रवासी युग्मक केंद्रक और बड़े को अचल युग्मक केंद्रक कहलाता है। देखो दो फिफ्थ डायग्राम में 2 हो गए, एक बड़ा है एक छोटा है। छोटा जो है वो माइग्रेट करेगा और बड़ा जो है वो उसी पैरामीशी में रहेगा। इसके पश्चात एक संयुग्मक का प्रवासी युग्मक केंद्रक दूसरे संयुग्मक में पहुंचकर उसके अचल युग्मक केंद्रक से समेकित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संयुग्मक में एक एक द्विगुणित जाइगोट न्यूक्लियस या संयुग्मन केंद्रक बन जाते हैं। जाइगोट बन जाएगा या युग्मनज कहते हैं हिंदी में, या इसे हम बोल सकते हैं सिनकैरियोन बन जाता है। जो है माइग्रेटरी एरो में दिखाया हुआ है 6th में, वो मूव कर रहा है दूसरे पैरामीशियम में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा और अचल के साथ फ्यूज हो जाता है और इसी तरह
एक पैरामीशियम दूसरे का भी दूसरे पैरामीशियम में जा कर के माइग्रेटरी जो होता है छोटे वाला न्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियाई वो बड़े के साथ फ्यूज हो जाता है और सिनकैरियोन बन जाते हैं। ये दो से अब दोनों संयुग्मक अलग अलग हो जाते हैं। 7th के बाद 8 डायग्राम में देखो दोनों अलग अलग हो गए। अब इन्हें एक्सो कंजुगेंट्स कहते हैं। ये दोनों अलग अलग हो गए तो इनको अब क्या नाम से बोलेंगे? पैरामीशियम सेपरेट एज ए एक्सो कंजुगेंट्स। प्रत्येक जो संयुग्मक है या एक्सो कंजुगेंट्स है में संयुग्मन केंद्रक 3 बार विभाजित होता है और परिणाम स्वरूप 8 केंद्रक बनते हैं, जिनमें से 4 मेगा न्यूक्लियाई और 4 माइक्रो न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो 3 बार हुआ तो 3 बार में क्या हुआ? 1 से 2 बने, 2 से 4 बने और 4 से 8। 8 जो है वो न्यूक्लियाई बने, जिसमें से 4 जो है वो बड़े होंगे तो मेगा हो जाएंगे और तो 4 छोटे लघु केंद्रक होंगे। अब प्रत्येक में 4 लघु केंद्रकों में से 3 नष्ट हो जाते हैं। देखो अब 12th डायग्राम में 4 तो मेगा न्यूक्लियाई है या मैक्रो न्यूक्लियाई और 4 जो है उसमें से एक ही ब्लैक कलर है, बाकी फेड होने लग गए यानी नष्ट होना शुरू हो गए हैं। शेष रहा एक लघु केंद्रक फिर से डिवाइड होता है, विखंडन के साथ विभाजित होता है और 2 संतति पैरामीशियम बनाता है। तो 2 मेगा न्यूक्लियाई और एक माइक्रो न्यूक्लियाई से एक एक मेगा न्यूक्लियाई और एक एक माइक्रो न्यूक्लियाई से जो है वो संतति बनती है। इसके पश्चात प्रत्येक संतति पैरामीशियम विभाजित होता है व लघु केंद्रक भी विभाजित होता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक में 2 संतति पैरामीशियम बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक में क्या है? एक लघु केंद्रक, एक गुरु केंद्रक है और एक लघु केंद्रक होता है। इस प्रकार प्रत्येक संयुग्मक से 4 संतति पैरामीशियम बनते हैं। तो दूसरा भी जो था आया था उसके भी 4 बनेंगे। 7th में हमने एक ही का दिखाया, 8th 9th 10th 11th उससे हमें 4 बने। जो दूसरा सेपरेट बना हुआ है वो भी 4 पैरामीशियम का निर्माण करता है। तो इस तरह संयुग्मन की विधि संपन्न होती है। ये इसमें हमने डिटेल में लिखा है। अब इसका महत्व क्या है? संयुग्मन का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशन। पैरामीशियम में संयुग्मन में केंद्रकीय परिवर्तन तथा केंद्रकीय पुनर्गठन होता है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियर चेंज और न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ये कुछ सीमा तक तो लैंगिक जनन के समान होता है, किंतु इसके अंत में जो बनते हैं 8 डॉटर पैरामीशियम या संतति पैरामीशियम बनते हैं। अतः इसमें लैंगिक परिवर्तनों के साथ ही अलैंगिक गुणन भी होता है। अतः संयुग्मन में निम्न लाभ होते हैं। पहला क्या है? रिजुविनेशन, पुनर्यौवन। पैरामीशियम लगातार द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन करने के कारण इसमें इसकी शक्ति का आहास हो जाता है और इसकी क्रियाशीलता जो होती है वो कम हो जाती है और विभाजन क्षमता भी कम होने लगती है। संयुग्मन के परिणाम स्वरूप पैरामीशियम जो है खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त कर लेता है और नष्ट हुई क्रियाशीलता को पुनर्वनन करता हो जाता है, अर्थात रिजुविनेट हो जाता है। इस प्रकार संयुग्मन जाति को नष्ट होने से बचाता है। दूसरा हम देखें तो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है। संयुग्मन के द्वारा केंद्रक व कोशिका द्रव्य का पुनर्गठन व पुनर्समायोजन होता है। गुरु केंद्रक कभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है और बार बार विभाजित होने के कारण इसकी कार्यक्षमता में कमी आने लगती है। परिणाम स्वरूप पैरामीशियम की
शारीरिक क्रियाएं मंद होने लगती है। अब ऐसा लगता है कि ये मृत्यु के समीप है। तो संयुग्मन के कारण क्या होता है, इसका पुराना व क्षीण होता हुआ मैक्रोन्यूक्लियस, जिसे हिंदी में गुरु केंद्रक कहते हैं, वो नया बन जाता है, नई पूर्ण क्षमता वाला बन जाता है। और इस प्रकार संयुग्मन द्वारा पैरामीशियम को नया जीवन प्राप्त होता है या नया जीवन मिलता है। अब हम देखें हेरिडेटरी वेरिएशन या आनुवंशिक विभिन्नताएं। संयुग्मन में दो पैरामीशियम में केंद्रीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पैरामीशियम में आनुवंशिक गुणों का भी आदान प्रदान होता है। इससे आनुवंशिक गुणों में विभिन्नता की संभावना रहती है। ये परिस्थितियों के अधिक अनुकूल होते हैं और नई आनुवंशिक विशेषताएं भी इनमें पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर के पैरामीशियम में कंजुगेशन जो है वो होना इसके लिए एक लाइफ सेविंग है, इसको मृत्यु से बचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम में कुछ अलग तरह से भी रिप्रोडक्शन या जनन के व्यवहार को दर्शाता है, जिसमें ये कई तरह के व्यवहार डेविएशन करता है, जैसे एंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी, साइटोगैमी, हेमीमिक्सिस, जो कि ये भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन होते हैं, यानी आनुवंशिक का जो है वो विभिन्नताएं आती हैं और न्यूक्लियर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके कारण मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस नए बनते हैं। ये कुछ प्रोसेस भी देखे गए हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम में। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोमिक्सिस क्या है। एंडोमिक्सिस का मतलब है, एंडो मीन्स ये भी ग्रीक शब्द है, विद इन, अंतः, जिसे बोलते हैं एंडो मतलब अंतः, और मिगलिंग मतलब या मिक्सिस मतलब मिश्रण। तो अंतः मिश्रण हिंदी में बोला जाता है एंडोमिक्सिस को। एक ही जंतु में केंद्रक पुनर्गठन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके पश्चात पैरामीशियम पुत्री पैरामीशियम में विभक्त हो जाता है। ये परिघटना संयुग्मन की अनुपस्थिति में होती है। यदि संयुग्मन नहीं हो पा रहा तो ये अपना न्यूक्लियस को तोड़ करके वापस से नया पुनर्गठन करता है। तो इसको भी हम एक पुनर्गठन से पुनर्यौवन को प्राप्त करता है। ये कब होगा, जब कंजुगेशन की अनुपस्थिति में होगा। 1914 में वुडरफ और अर्डमैन ने सर्वप्रथम पैरामीशियम में इसे देखा, वो भी खासकर पैरामीशियम ऑरिलिया में इसे देखा था। ऑरिलिया में द्विलघु केंद्रिक जाति है, इसमें दो लघु केंद्रक पाए जाते हैं। अंतः मिश्रण की परिघटना लगभग 30 दिन की नियमित अंतराल में होती है। इसमें भी निम्नलिखित परिवर्तन देखते हैं। गुरु केंद्रक जो है वो क्या है, डीजनरेट होकर कोशिका द्रव में विलीन हो गया। दोनों लघु केंद्रक 2 बार विभाजित होते हैं और 8 संतति लघु केंद्रक बनते हैं। फिर जो 8 डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो 6 तो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक एक दोनों में बचता है। बचे हुए दोनों केंद्रक जो होते हैं पैरामीशियम के 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं और संतति पैरामीशियम में एक एक केंद्रक चला जाता है। फिफ्थ में आप देख सकते हो, प्रत्येक संतति पैरामीशियम का केंद्रक भी 2 बार विभाजित होता है और प्रत्येक में 4 केंद्रक बन जाते हैं। एक बार हुआ तो 2 बने और दूसरी बार हुआ तो 4 बन गए। 7 तक आ गए हम 7 स्टेप पर। इस प्रकार बने 4 केंद्रकों में से 2 केंद्रक वृद्धि करके गुरु केंद्रक 2 केंद्रक वृद्धि करके गुरु केंद्रक बनाते हैं, व शेष 2 लघु केंद्रक बनाते हैं। प्रत्येक पैरामीशियम द्विविभाजन द्वारा
2 संतति पैरामीशियम में विभाजित हो जाता है एवं साथ ही लघु केंद्रक भी विभाजित हो जाता है। इस प्रकार 4 संतति पैरामीशियम का निर्माण होता है, जिसमें से एक गुरु केंद्रक है और 2 लघु केंद्रक है। पैरामीशियम ऑरिलिया में 2 लघु केंद्रक पाए जाते हैं, एक गुरु केंद्रक पाया जाता है। तो इसका महत्व क्या है संयुग्मन के अंतः मिश्रण का? अंतः मिश्रण के दौरान 4 पुत्री जो पैरामीशियम का निर्माण होता है, इसके द्वारा संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। एक तो संख्या 4 बन गई और अंतः मिश्रण के द्वारा जो मेगा न्यूक्लियस थक गया था डिवाइड हो करके बाइनरी फिशन या द्विविभाजन के द्वारा, इससे नया गुरु केंद्रक बनता है, जिससे पैरामीशियम की क्षीण होती हुई क्षमता पुनः प्राप्त कर ली जाती है और लघु केंद्रक का भी पुनर्गठन होता है और कोशिका द्रव्य एवं केंद्रकीय उपकरण के मध्य पुनर्संयोजन हो जाता है। तो इस तरह से एंडोमिक्सिस भी एक प्रकार से पुनर्क्षमता प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है। दूसरा हम देखते हैं ऑटोगैमी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे स्वयुग्मन या स्वमिश्रण। ये भी संयुग्मन के समान ही एक प्रकार की केंद्रक पुनर्गठन की क्रिया है। इसे WF डिलर ने 1936 में पैरामीशियम ऑरिलिया में ही देखा था। पैरामीशियम ऑरिलिया के 2 लघु केंद्रक का जो है समेकन होता है, इसलिए इसे स्वमिश्रण भी कहते हैं और इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। डायग्राम में आप फोकस करो। इसमें गुरु केंद्रक वृद्धि करके अनियमित संरचना बनाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और ये टुकड़े जो है सारे कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं। दोनों लघु केंद्रकों में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 8 अगुणित जो है संतति केंद्रक बनते हैं और जो 8 बनते हैं उनमें से 7 केंद्रक तो जो हैं वो हासित हो जाते हैं और एक ही केंद्रक शेष रह जाता है। शेष बचा जो एक केंद्रक होता है वो फिर डिवाइड होता है और 2 केंद्रक बनाता है। इन 2 केंद्रकों में एक तो नर हो जाता है और दूसरा मादा युग्मक का बनाता है। दोनों जो युग्मक है नर और मादा युग्मक कहलाते हैं। ये दोनों युग्मक है वो दोनों युग्मक केंद्रक कोशिका मुख्य जहाँ पे ऊरल ग्रूव है के पास कोशिका द्रव्य से बने उभार में पहुँच जाते हैं। देखो उभार बना हुआ है, उसमें पहुँच करके ये समेकित हो जाते हैं और जाइगोट का या युग्मनज केंद्रक का निर्माण करते हैं, सिनक्रियन बनाते हैं। ये आप 7th डायग्राम में देखो जाइगोट का निर्माण बन रहा है एक कोन के अंदर। युग्मक जो जाइगोट केंद्रक होता है या युग्मनज केंद्रक होता है वो 2 बार विभाजित होता है और 4 केंद्रक 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनाता है। 9th पहले 2 बने और फिर 4 बन गए, 9th 8th में 2 बनेंगे और 9th डायग्राम के अंदर 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है। अब ये जो होते हैं इनमें से 2 केंद्रक तो जो होते हैं वो गुरु केंद्रक बन जाते हैं और 2 है लघु केंद्रक बन जाते हैं। अब फिर लघु केंद्रक तो हमें 2 और चाहिए, तो वो लघु केंद्रक एक बार और डिवाइड होते हैं और इसी के साथ में पैरामीशियम भी जो है 2 डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जाता है। उसमें से 2 लघु केंद्रक चले जाते हैं और एक मैक्रो या गुरु केंद्रक एक डॉटर पुत्री को पैरामीशियम में चला जाता है और दूसरा एक लघु केंद्र 2 लघु केंद्रक और एक गुरु केंद्रक दूसरे पैरामीशियम में चला जाता है। इस प्रकार जो है लघु केंद्रक जो है वो 2 पुत्री पैरामीशियम बनते हैं। इस प्रकार स्वक युग्मन और पैरामीशियम में केंद्रकीय पुनर्गठन होता है। तो ये एक प्रक्रिया फिर से न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन को ऑटोगैमिस के द्वारा प्राप्त करते हैं।
अब हम देखिए हैं हेमीमिक्सिस क्या होता है। हेमीमिक्सिस भी एक प्रकार से न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की क्रिया है। इसमें हर्टमैन ने इसे पैरामीशियम ऑरेलिया में देखा और डिलर ने भी इसका समर्थन किया। ये भी गुरु केंद्रक के पुनर्गठन की एक सरल घटना है। इसमें भी लघु केंद्रक में कोई परिवर्तन नहीं होता और हेमीमिक्सिस में जो है गुरु केंद्रक कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और कुछ टुकड़े तो कोशिका द्रव्य में शोषित हो जाते हैं और शेष बचा जो गुरु केंद्रक होता है वो पुनः क्षमता को प्राप्त कर लेता है और फिर नया कार्य प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार हेमीमिक्सिस में क्या है कि अपना बेकार हुए टुकड़ों को वो डीजनरेट कर देता है मैक्रोन्यूक्लियस और बाकी शुद्ध जो है वो जो उसका अच्छा जो एरिया होता है मैक्रोन्यूक्लियस का उसको वो अपने पास रखता है। इस प्रकार हेमीमिक्सिस भी शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोगैमी। ये इसको हम बोलेंगे कोशिका संयुग्मन। ये किसने देखा कोशिका संयुग्मन को? आर विचरमैन ने 1940 में पैरामीशियम कॉर्डेटम में देखा एवं बताया कि केंद्रकीय विनिमय के बिना होने वाली एक लैंगिक प्रक्रिया है। इसमें दो पैरामीशियम अपने मुख तलों द्वारा अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं और उसमें क्या होता है केंद्रकों का संयुग्मन के समान ही परिवर्तन होता है, परंतु इनमें केंद्रकों का आदान प्रदान नहीं होता है, केवल जुड़ते जुड़ते हैं, आदान प्रदान कुछ नहीं होता है। न्यूक्लियस का प्रत्येक पैरामीशियम का दोनों युग्मक केंद्रक आपस में समेकित होकर के युग्मनज केंद्रक बनाते हैं। यानी अपने विदिन पैरामीशियम ही माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो अर्धसूत्री विभाजन करके डिवाइड होता है और फिर वापस से जुड़ जाता है और अपने अंदर ही जाइगोट की क्रिया संपन्न करता है। अब दोनों पैरामीशियम फिर अलग होकर विभाजित होते हैं और फिर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। ये प्रक्रिया भी 13 घंटे के करीब 13 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से कुछ पैरामीशियम कॉर्डेटम में और भी साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स रिपोर्टेड किए गए जैसे कि कापा पार्टिकल्स। ये 1938 में टीएम सॉनबर्न ने रिपोर्ट किया। इनको किलर स्ट्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं पैरामीशियम में, जिनको पैरामीसिन भी कहा जाता है। ये लीथल होते हैं, मृत्यु को देने के लिए काबिल होते हैं और अदर इंडिविजुअल्स के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। ये पैरामीसिन जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, डिफ्यूजिबल होते हैं और प्रोडक्शन होता रहता है इनमें। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो पैरामीशियम में के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको कापा पार्टिकल्स कहते हैं। ये एक तरह के डीएनए आरएनए है और इसमें पैरामीशियम में जो देखे गए 100 ऑफ कापा पार्टिकल्स देखे हैं और ये पार्टिकल्स जो हैं डोमिनेंट डिटेल्ड स्टडी में ये दीज पार्टिकल्स जो है वो डोमिनेंट न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन के से रिप्रेजेंट किए गए हैं और ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और पैरामीसिन को प्रोड्यूस करते रहते हैं। बाकी एमयू पार्टिकल्स भी देखे हैं, आर.डी. सीगल ने 1952 में रिपोर्ट किए। ये भी एक तरह के किलर पार्टिकल देखे गए हैं पैरामीशियम के अंदर उसके कोशिका द्रव्य में। ये भी एमपी पार्टिकल या एमयू पार्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। ये जब कंजुगेट करता है पैरामीशियम तो ये मेट सेंसिटिव होते हैं म्यू पार्टिकल्स और देन इट किल द लेटर, ये फिर बाद में उनको ख़त्म कर देता है। ये पार्टिकल नहीं हो तो पैरामीशियम जो होता है पेरेंट पैरामीशियम वो ख़त्म नहीं हो सकता। द एमपी पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी डीएनए आरएनए के बने हुए होते हैं। दीज पार्टिकल्स जो होते हैं
पैरामीशियम में माइक्रोन्यूक्लियाइज में एक डोमिनेंट जीन और 2 पेयर ऑफ अनलिंक्ड क्रोमोसोमल जीन M2 पे उपस्थित होते हैं। और भी देखे हैं पीआई पार्टिकल्स, लैम्डा पार्टिकल्स, ये भी म्यूटेंट फॉर्म है कापा पार्टिकल की पीआई पार्टिकल्स, और ये किसी भी तरह का पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लैम्डा पार्टिकल देखे हैं, ये भी एक किलर पैरामीशियम पार्टिकल है, किलर पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी एक लाइसिन एंजाइम्स छोड़ते हैं जिससे सेंसिटिव पैरामीशियम को डिसइंटीग्रेशन करता है, जो कि जिसे उसको पोजेस या रखना नहीं होता है। इस तरह से इसमें कुछ पार्टिकल्स का भी रिपोर्ट किया गया। ये है आपके आज के टॉपिक में हमने देखा कि पैरामीशियम में जनन की क्रिया कैसी पाई जाती है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन आता है बड़ा, उसमें कंजुगेशन या संयुग्मन की विधि आती है, और ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। इस संयुग्मन विधि में कई बार छोटे टॉपिक्स भी कंजुगेशन या संयुग्मन का महत्व के बारे में भी पूछा जाता है। उसी के साथ साथ में हमने आज ब्रीफ रूप में इसमें साइटोगेमी, एंडोमिक्सिस और ऑटोगेमी और हेमीमिक्सिस के बारे में भी बात की। आज के इसी सिलेबस में हमने अब पैरामीशियम को कंप्लीट कर दिया टॉपिक। जनन के लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ थैंक यू सो मच।